हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, साथ ही हम चर्चा करेंगे वीडियो के आखिरी में भारत की नागरिकता के बारे में। तो शुरू करते हैं 9 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों, इसने खरीदी है 1.73% की हिस्सेदारी, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। और दोस्तों, रिलायंस जियो में भी हाल ही में फेसबुक में 9.9%, सिल्वर लेक ने 1.15%, विस्टा इक्विटी ने 2.32%, जनरल एटलॉन्टिक 1.35%, केआरके ने 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि एक सीक्वेंस पूछा जाएगा। सबसे पहले फेसबुक ने खरीदा, फिर सिल्वर लेक, फिर विस्टा इक्विटी, फिर जनरल एटलॉन्टिक, फिर केआरके और फिर अब अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, यानी कि कुल 6 इन्वेस्टमेंट आए हैं और सभी कितने हैं? लगभग 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मातृत्व की आयु से संबंधित जांच और पोषण स्तर के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसकी अध्यक्षता जिसको जो कर रहे हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? जया जेटली। तो दोस्तों, देश में मातृत्व मृत्यु का मुख्य कारण मातृत्व की आयु का कम होना और उनकी पोषण स्तर में कमी, यानी कि जो माताएं मृत्यु होती है प्रसव के दौरान, तो उसमें सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि उनकी आयु कम होती है और या तो उनमें पोषण की कमी होती है। तो उसी की जांच के लिए पूरे देश में कि किस प्रकार से टैकल किया जाए, जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन की। तो टेसी थॉमस क्या है? डीआरडीओ के महानिदेशिका हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? रॉकेट वुमेन मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया। और श्रीलेखा की बात करें तो ये भारत केरल की पहली महिला जीडीपी हैं। और गायत्री आई कुमार की बात करें तो अभी अभी क्या बनी है? ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनाई गई हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की। तो इसरो में ने अंतरिक्ष संबंधित जागरूकता तथा खगोल भौतिकी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बजेशन साइंसेज, यानी आईरिस। तो दोस्तों, क्या करेगा इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज क्या करेंगे? ये सभी अंतरिक्ष के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, इसका मुख्यालय एरिस का मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में है। और इसके संगठन की बात करें तो ये क्या करता है? अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखता है। और यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लें तो जैक्सा क्या है दोस्तों? ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और रॉसकॉस्मोस की बात करें तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। अगले की बात करते हैं दोस्तों। तो गुस्तावे ट्रावे अवार्ड के लिए भारत से किस नौका को नामित किया गया है? तो दोस्तों, गुस्तावे ट्रावे अवार्ड के लिए आदित्य नौका को क्या किया गया है? नामित किया गया है। तो दोस्तों, और यहाँ पर क्या है कि यह केरल के वैकोम तथा थवनकुवेडव से नामक स्थानों के बीच में चलती है। और इसका निर्माण किसने किया है? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। और ये एक प्रकार की सोलर नौका है। तो दोस्तों, ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कि बहुत ही स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा नौकाओं का संचालन जो करते हैं या विशेष प्रकार की नौकाओं को अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर और मदर टेरेसा दोनों क्या हैं? अभी अभी हाल ही में क्या दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए जाने वाले क्या हैं? गश्ती जहाज हैं। और मगर की बात करें तो मगर क्या है दोस्तों? एक शिप है जो कि हमारी नौसेना यूज करती है। दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या किया है? इसकी अध्यक्षता करी है। अब ये क्यों किया गया है? उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी कि गीवा के लिए 7 बिलियन पाउंड का फंड जुटाना है। यानी कि पूरे विश्व भर में जो इस समय दवाओं की क्राइसिस चल रही है, उन सभी के लिए क्या किया? फंड जुटाना है। और सबसे पहले गरीब देशों के साथ साथ बच्चों को फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसलिए भारत इसमें भी कितने मदद करने जा रहा है? भारत इसमें $15 मिलियन का क्या करेगा दोस्तों? मदद करेगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो फुस्टारिम वेल्ट TR4 नामक बीमारी का संबंध, यानी फुस्टारिन वेल्ट TR4 नामक बीमारी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध किससे है? केले से है। तो दोस्तों, RT4 यानी कि ट्रॉपिकल
RT4 यानी TR4 या RT4 दो भी कह सकते हैं, ट्रॉपिकल रेस 4। यह बीमारी पहली बार कहाँ पर देखी गई थी दोस्तों? ताइवान में। यह दोस्तों बीमारी मुख्य रूप से केले के वृक्षों में लगती है, जिसमें लगती है उस केले के पेड़ सूख कर गिर जाते हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी मात्रा में देखी जा रही है। तो इसलिए सर दोस्तों ये चर्चा में आ गया कि फुसारिज्म विल्ट TR4 क्या है? तो ये केले में एक बीमारी का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश बिहार में बड़ी मात्रा में देखी जा रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे चल बढ़ते हैं दोस्तों। तो अम्बारनिया नदी किस देश में है? तो अम्बारनिया नदी देश रूस में है। और इसका चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि इस नदी में 20,000 टन डीजल स्पिल यानी कि डीजल फैल गया है। दोस्तों यहाँ पर क्या था? एक पावर प्लांट था जिसकी टैंक पूरी भरी हुई थी, 20,000 टन उसमें डीजल भरा हुआ था। तो वहाँ की ज़मीन धंस जाने के कारण क्या हुआ है? वो सारा तेल गिर गया और वहाँ की अम्बारनिया नदी में क्या हो गया? जाकर फैल जाता है। तो दोस्तों इससे नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जहरीले तत्व होंगे जो मछलियों को और अन्य जीवों को नष्ट कर देंगे यहाँ पर। और अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो बहुत प्रमुख हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जावेद अख्तर साहब। तो इन्हें यह पुरस्कार उनकी तर्कशील विचारों, धर्मनिरपेक्षता तथा मानव विकास के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार कौन देता है दोस्तों? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन देती है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई थी? 2003 से की गई थी। ऑप्शन की बात करें तो रवीश कुमार को दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किरण मजूमदार को अभी आपने देखा है EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार में दिया गया था। और राजेश जोशी की बात करते हैं हम, तो राजेश जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जो कि IBM में क्या है? इंजीनियर है, जिनके नाम 250 से अधिक पेटेंट यानी कि आविष्कार हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यह परियोजना क्या है? यह एक प्रकार का कचरा प्रबंधन कार्यक्रम है जो अधिकारियों को उद्योग तथा अन्य कारणों से उत्पन्न खतरनाक कचरे, देखिए यहाँ पर खतरनाक कचरे यानी टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं दोस्तों, उनके प्रबंधन में सहायता करेगा। तो दोस्तों अगर एक मान लेते हैं ये कंपनी है और ये कंपनी कचरा का उत्पादन करती है, तो ऑनलाइन नज़र रखी जाएगी कि ये कंपनी कितने कचरे का उत्पादन करेगी और इसके किस प्रकार से रिसाइकिल करके इसका प्रबंधन किया जाना है। और सभी ये काम किसके माध्यम से होंगे? ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएंगे। तो इसमें कचरे का सही समाधान किया जा सकता है, जिससे कचरे की समस्या को जल्दी से जल्दी टैकल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व आप एकदम याद रखेंगे दोस्तों, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी हैं, कांति वेलगू, रायतु भरोसा, अम्मा वोड़ी और वाहन मित्र, ये सभी पेंशन कनुका, ये सभी योजनाएं किसकी हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो दोस्तों हमने बहुत पहले इसकी उत्तर बता दिया था, लेकिन अब ये वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सिग्नेचर हो गए हैं, यानी एकदम आधिकारिक रूप से हो गई है। तो ये कौन हो गई है? गैरसैंण। गैरसैंण अब क्या हो गई है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेकिन उसकी मुख्य राजधानी दोस्तों अभी भी क्या है? देहरादून ही रहेगी। लेकिन ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में इसकी राजधानी बदलकर क्या हो जाएगी? गैरसैंण हो जाएगी। अब दोस्तों भारत में एक और राजधानी बदली हुई है, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश ने आधिकारिक रूप से अपनी 3 राजधानियां बना दी है। उसने अपनी विधायी राजधानी कहाँ बना दी है? उसने अपनी विधायी राजधानी बनाई है अमरावती को। और उसने अपनी कार्यकारी राजधानी किसे बनाई है? विशाखापत्तनम को। और उसने अपनी न्यायिक राजधानी किसे बनाई है? मुरलुन को। मुरलुन को उसने क्या बनाया है? अपना विधायी राजधानी। तो आंध्र प्रदेश की बात एक बार फिर से कर ले, कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम, विधायी राजधानी अमरावती और न्यायिक राजधानी मुरलुन। जैसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी आधिकारिक नहीं है, लेकिन है कौन है? इलाहाबाद है। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, लेकिन वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बदलकर हो जाती है धर्मशाला, लेकिन वो भी आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक की बात अगर करें तो वो कौन है? एक तो गैरसैंण है और दूसरा कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये आधिकारिक राजधानियाँ हैं।
दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। और उत्तराखंड में थोड़ी सी और बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी यानी फ्लावर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, और दोनों ही क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और दोस्तों यहाँ पर राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। तो अगला करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कौन सा नौसेना जहाज मिशन सागर के तहत सेशल्स में दवाइयाँ लेकर गया है। तो दोस्तों मिशन सागर अभी हम चर्चा करते हैं आपसे, लेकिन अभी हम बता दें कि सेशल्स में दवाई लेकर जो जहाज गया है उस जहाज का नाम क्या है, INS केसरी। ऑप्शन में जितने भी जहाज हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। तो सागर की बात करें, मिशन सागर की, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल ऑफ द रीजन, ये योजना भारत सरकार चला रही है, जिसमें भारत के साउथ के ये समुद्र में जो जितने भी देश स्थित हैं इन सभी को क्या किया जाएगा, दवाइयाँ और भी जो भी मदद कोरोना से संबंधित होगी वो कौन देगा, भारत देगा। और इसी का नाम भारत ने दिया है मिशन सागर। तो इसमें सेशल्स के लिए गया है INS केसरी। तो यहाँ पर मुख्य की बात करें तो INS मगर और INS जलाश्व ने क्या किया था, एक अभी अभी हमने मिशन चलाया था जिसका नाम क्या था, समुद्र सेतु। तो ये दोनों यहाँ पर गए थे। और INS शेरावत ये थोड़ा पुराना है। तो दोस्तों हमने एक अभियान चलाया था मेडागास्कर में, अब मेडागास्कर को बचाने के लिए वहाँ पर जो जहाज गया था, जो पानी का जहाज गया था, उसका क्या नाम था, INS शेरावत। और यहाँ पर सेशल्स की बात करें तो इसकी राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा वही रुपये है। और अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने देशों ने चीन के लिए अंतर संसदीय गठबंधन यानी IPAC यानी कि इंटर पार्लियामेंटल अलायंस फॉर ऑन चाइना लॉन्च किया है। तो दोस्तों इन देशों की संख्या कुल कितनी है, 8। तो 8 देश यहाँ पर आप देख लेंगे, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन तथा नॉर्वे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य चीन में मानवाधिकार, लोकतंत्र, सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अधिनायकवादी सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करवाना। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी हास्यास्पद बात क्या होती है कि यहाँ पर मानवाधिकार की बात हो रही है और यहाँ पर अमेरिका भी है। अमेरिका मानवाधिकार आयोग को छोड़ चुका है, यह याद रखेंगे, थोड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन ये चीन के खिलाफ एक पूरी दुनिया में असंतोष देखा जा रहा है, उसी का ये परिणाम है। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत ने और 120 देशों ने, लगभग 67 से अब 120 देशों ने क्या किया है, WHO में चीन के खिलाफ जांच का प्रस्ताव लाया है। और यह भी अभी D10 नामक एक ब्रिटेन ने इनिशिएटिव शुरू किया जिससे चीन के 5G कार्यक्रम को रोका जा सके। अगले करंट अफेयर्स की बात, और यहाँ पर उस थोड़ी सी और बात कर ले यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमने एक और इसे टैकल करने के लिए क्या किया, हमने G7 को हम क्या करने जा रहे हैं, G11 या G10 बनाने जा रहे हैं, वो भी चीन के रिलेटेड रिटेलिएशन में ही बन रहा है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो विश्व का पहला इंटरनेट आधारित रोबोट भारत में बनाया गया, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है कोरोबोट। कोरोबोट नामक एक रोबोट बनाया गया है जिसे महाराष्ट्र के एक इंजीनियर प्रतीक तड़ोरकर, इनका नाम नहीं है लेकिन इन्होंने नाम लिखा है तो इन्हें हम जान लेना चाहिए हमें, तो इन्होंने ही बनाया है। और इसे एक ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया के किसी भी कोने में संचालित किया जा सकता है। यानी अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हैं तो आप अमेरिका के किसी शहर में इस रोबोट को रखे हैं तो महाराष्ट्र से इस ऐप के माध्यम से इस रोबोट को ऑपरेट किया जा सकता है, जो दुनिया का अपने तरह का ये पहला रोबोट है। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो व्योम मित्र नाम का एक रोबोट आपने नाम सुना होगा दोस्तों। तो व्योम मित्र नाम का जो रोबोट है वो हमने किसके लिए बनाया है, अपने गगनयान मिशन के लिए बनाया है, और जो एक महिला रोबोट है। और सुरेना की बात करें तो सुरेना कहाँ का रोबोट है दोस्तों, ईरान का रोबोट है, जो कि लगभग कितनी भाषाएं बोल लेता है, 100 भाषाएं। और कृष्णा की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया है कृष्णा नामक क्या रोबोट। तो दोस्तों इस समय बड़े सारे रोबोट बन रहे हैं, आपको याद होने चाहिए। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वो कौन सा प्राप्त हुआ है, 168वां, यानी भारत की हालत खराब है वर्ल्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि पर्यावरण के संबंध में जो परफॉर्मेंस है उसकी जो उसका प्रतिक्रिया है वो काफ़ी कमज़ोर है पूरी दुनिया के देशों में। और ये 180 देशों के साथ ये किया गया था जिसमें भारत को 168वां स्थान मिला है। इसके 5 अग्रणी देशों की बात करें दोस्तों तो 5 अग्रणी देश स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, माल्टा और स्वीडन है। और यह इंडेक्स कौन जारी करता है, कोई भी इंडेक्स बहुत प्रमुख होता है, जारी कौन करता है, तो ये LA विश्वविद्यालय
यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम पीछे की बात करें तो इसके पिछले 2018 का जो रिपोर्ट आया था, इसमें भारत का स्थान कितना था, 177वां, यानी कि भारत ने सुधार तो किया है लेकिन अभी भी हालत खराब है। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये आज का करंट अफेयर्स खत्म हुआ, तो रुकिए कहीं जाइएगा नहीं, हम शुरू करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता को। तो नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया। पहले 2 क्वेश्चन तो यही हैं। और भारत में नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता, और जो किस देश के संविधान से प्रभावित है, ब्रिटेन से। और भारत में नागरिकता संबंधित कानून सरकार ने सबसे पहले कब बनाया था, तो 1955 में। अगर नागरिकता संबंध में कोई भी कानून होता है तो सारे संशोधन कहाँ पर किए जाते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 आ जाता है हमारा। तो अनुच्छेद 5 में भारत के मूल निवासियों के बारे में, यानी कि आज़ादी के समय में जो भारत में रहता था उन्हें क्या करना होता था कि उन्हें भारत के नागरिक हो जाएं, तो उन्हें उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो। इनमें से अगर कोई एक शर्त उस समय कोई व्यक्ति पूरा कर देता था, उसे क्या मान लिया जाता था, भारत का नागरिक मान लिया जाता था। तो दोस्तों उस समय आज़ादी के समय था, हम सभी के लिए था, तो इनमें से कोई ना कोई एक अगर पूरा कर देता तो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 5 में कहा गया। अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता के संबंध में, यानी कि कुछ लोग पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस आ गए, तो उनके संबंध में इसके बारे में इसके अंतर्गत बात की कि बहुत डिटेल इसमें नहीं पढ़ना है, बस आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। और अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है, 1 मार्च 1947 में पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आने वाले लोगों के बारे में, परंतु 26 जनवरी 1950 के पहले भारत वापस आ गए हों। तो दोनों ही दोस्तों किससे संबंधित है, पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में। तो ये थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले स्लाइड में देखते हैं, तो अनुच्छेद 8 की बात यहाँ पर होती, यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अभी अभी थोड़े से ज़्यादा कारगर साबित होंगे पढ़ने के लिए। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया दोस्तों, ऐसे लोग की नागरिकता के बारे में जिनके पूर्वज अविभाजित भारत का हिस्सा थे पर किसी अन्य देश चले गए, यानी कि गुलामी के समय तो वो भारत का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही हम गुलाम हुए या कुछ साल पहले ही आज़ादी के वो विदेश चले गए, अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। और आगे अनुच्छेद 9 की बात करते हैं दोस्तों, इसकी बहुत सारे डिटेलिंग की जा सकती है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम केवल अनुच्छेद जानेंगे, हम आगे करेंगे इसे भी काम। तो अनुच्छेद 9 के बारे में बात करें तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, नागरिकता की समाप्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो नागरिकता की समाप्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, 9। इसके पहले 5, 6, 7 और 8 में नागरिकता दी जा रही थी, लेकिन नागरिकता ली कहाँ पर जाएगी, अनुच्छेद 9 में। तो वही देशद्रोह करने पर, देश के खिलाफ कार्य करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, 10 साल देश से गायब रहने पर या स्वेच्छा से परित्याग करने पर, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे देश की नागरिकता के समाप्ति के साधन है। और अनुच्छेद 10 की बात करें तो व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन होगी, यानी कि अगर आपको नागरिक भारत का बनाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगेंगे या कहेंगे कि हमसे नागरिकता के संबंध में कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। नागरिकता अस्थायी नहीं है और इसे कानून के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जिसका परिणाम अभी अभी आपने देखा है CAA के संबंध में। जैसे भारत सरकार अगर कहे कि इतने इतने लोग जो भारत में इतने दिनों से रह रहे हैं वो भारत का नागरिक नहीं होंगे, जैसे CAA NRC आप देख ही रहे हैं, है ना। तो दोस्तों अगले स्लाइड में देखते हैं, तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में वो कानून बना सकता है, बना भी दिया था। CAA उसी का परिणाम है दोस्तों। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, हमारे संसद के पास। राष्ट्रपति नहीं, सीधा संसद, संविधान में कोई भी काम करना होगा संसद ही करेगी। और यहाँ पर नोट में देख लेते हैं कि भारत सरकार उपरोक्त उपबंधों को ध्यान में रखकर नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया थी। ये तो बात हो रही है 1950 के बाद के समय में, लेकिन इसमें कैसे नागरिकता को लागू किया जाएगा, तो संसद ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया जो उसे अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया था, और 1955 उसने बहुत सारे कानून लागू कर दिए नागरिकता के संबंध में कि कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, कितने वर्ष देश में रहना होगा, कितने वर्ष देश से बाहर रहने पर नागरिकता चली जाएगी, कौन भारत का नागरिक हो सकता है, किसके माता पिता कैसे होंगे, सारी बातें इसमें की गई है। और इस अधिनियम में अभी तक कुल 9 बार संशोधन किए जा चुके हैं दोस्तों। और जब हालिया संशोधन है
वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे CAA के नाम से भी आप जान रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों भारत में नागरिकता की प्राप्ति की बात करें तो जन्म से निमाता पिता में से कोई एक भारतीय हो, वंश के आधार पर यानी आपके पूर्वज जो थे वो भारतीय हों, उसके लिए आपके पास कोई कागजात होने चाहिए, यानी कि जो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। पंजीकरण के द्वारा का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आप भारत में नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको एक लंबे समय तक भारत का निवासी होना जरूरी है, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगले स्लाइड में देखते हैं दोस्तों, तो नागरिकता की समाप्ति की बात यहाँ पर हो रही है। तो नागरिकता की समाप्ति यानी पहली बात तो यहाँ इच्छा के अनुसार परित्याग करने पर होगा। दूसरी बात क्या है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर राज्य क्या कर सकता है, नागरिकता को छीन सकता है। या अगली बात करें तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर दोस्तों भारत की नागरिकता चली जा सकती है। और इसके आगे हम और भी बात करेंगे क्योंकि नागरिकता थोड़ा लंबा है दोस्तों, और अन्य बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, अगले करंट अफेयर्स के आखिरी सेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लेकर आते रहेंगे। और अगर हमारे ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे अपने किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करें और इसे थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सभी को फ्री एजुकेशन, और इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।